नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। डीएम की सरकार राज्य की संस्कृति का नहीं करती सम्मान, जैसा नितिन नवीन ने कहा। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएम के सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार न तो विकास को समझती है और न ही राज्य की संस्कृति का सम्मान करती है। भाजपा के प्रोफेशनल्स कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश को निरंतर विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है, वहीं तमिलनाडु में डीएम के सरकार भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। उन्होंने दावा किया कि आज भ्रष्टाचार डीएम के सरकार की पहचान बन चुका है। नितिन नवीन की पूरी बात सुनिए। वनक्कम। पोंगल नलवल तक्कलम। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोफेशनल मीट में आज हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन जी, हमारे बीच में उपस्थित इस प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुंदर रामन जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री एल मुरुगन जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के को इंचार्ज हमारे दोनों आदरणीय अरविंद मेनन जी, हमारे सुधाकर रेड्डी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा की बहन वांती श्रीवासन जी, हमारी भाई और हमारे मित्र जनरल सेक्रेटरी एपी मुरुगनम जी, इस पूरे कार्यक्रम के प्रकोष्ठ के हमारे इंचार्ज केटी राघवन जी, हमारी बहन आदरणीय विधायिका डॉक्टर सरस्वती जी, नाची अप्पम जी, प्रोफेसर कनक सभापति जी, हम सब कोई आज सुबह से इस प्रोफेशनल मीट में शिरकत कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதனோடு சேர்த்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த தொழில் வல்லுநர் பிரிவினுடைய இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உயர்திரு மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அண்ணன் உள்பட மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தலைவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். आज हमारे कई वक्ताओं ने आप सबको संबोधित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विकास के उस पथ पर लेके चल रहे हैं जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से कच्छ तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। நான் காலையிலே இருந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு இருக்கின்றேன். அதே போல நம்முடைய பெருமை மிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்கான யாத்திரை கூட இந்த நாளிலே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். கடந்த காலத்தில் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பல்வேறு நம்முடைய வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் இருந்திருக்கின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரே நாடு உன்னத பாரதம் அதை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். आज तमिलनाडु जो अपने आप में एक इकोनॉमिक कोरहेट्स का, जिसमें हमारे किसान भाई हैं, हमारे फिशरमैन्स हैं, हमारे कई अलग इंटरप्रेन्योरशिप के साथ ये पूरा तमिलनाडु विकास के लिए आगे बढ़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी रिफॉर्म से पूरे देश में हर वर्ग को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है और मैं कह सकता हूं कि सामान्य वर्ग हो या समाज का हर वर्ग, सबको जीएसटी के रिफॉर्म से बहुत बड़ा सहायता मिला है। और आज यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के एक वैसे शख्सियत हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं,
एक संस्था के रूप में काम करते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे बिजनेसमैन्स हों, चाहे हमारे एडवोकेट्स हों, चाहे हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग हों। आप सब एक संस्था के रूप में काम करते हैं, आपके साथ एक बड़ा समूह जुड़कर काम करता है। தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி அற்புதமாக சென்று கொண்டு இருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு கொடுத்ததன் காரணமாக நல்ல ஒரு புரட்சியை நோக்கி தமிழகம் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. பல்வேறு தரப்பு மக்களை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது. குறிப்பாக மீனவர்கள், மருத்துவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், இன்ஜினியரிங் பிரிவை சார்ந்த நபர்கள் போன்ற பல்வேறு தொழில் வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு அற்புதமாக இந்த தமிழகத்திற்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய ஜிஎஸ்டி அதனாலே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புரட்சியின் காரணமாக நான் மேலே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை துறையினுடைய வல்லுநர்களும் பயனடைந்திருக்கின்றார்கள். அதை நேராக நம்முடைய தேசிய அளவிலும் கூட தமிழகத்தில அளவிலும் கூட காண முடிகின்றது. आज विकसित भारत के सपने को अगर साकार करना है तो उसमें तमिलनाडु के लोगों का अहम योगदान होगा। हम भारत, तमिलनाडु और कोयम्बटूर के प्रगति के शिल्पकारों को बहुत नमस्कार करते हैं। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसको लगातार विकास के विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे तो विश्व के चौथी बड़ी शक्ति बनकर हम उभरे हैं और ये एक दिनों का सफ़र नहीं है। पिछले लंबे अवसर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक एक लोगों को जोड़ा है और जो उनका सपना है कि मैं एक कदम हर भारतवासी एक साथ चलेगा तो एक बार में 140 करोड़ कदम भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस विकसित भारत के सपने को साकार करें। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, कोंगू के क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल में जगह दी और मैं कह सकता हूं कि दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस वे जो कोयम्बटूर से चेन्नई के लिए खुला, निश्चित रूप से ये विकसित भारत के सपने को साकार करने का बहुत बड़ा कदम है। நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேசத்தை விஸ்வகுருவாக ஆக்க வேண்டும் என்று ஒரு முதல்நிலை சபதமேற்று பயணம் மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார். நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், பொருளாதாரத்தில் நம்முடைய தேசம் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது முழுக்க நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னேற்பாடு அதை செய்திருக்கக்கூடிய காரணத்திற்காக. அது ஒரு நாளிலே அது ஏற்பட்ட அந்த புரட்சி கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய பெருமை மிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு சாமானிய மனிதனையும் கூட இணைத்து இந்த பொருளாதார புரட்சியிலே கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நாட்டை 4வது பொருளாதாரத்தினுடைய முன்னேற்றத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு மனிதனையும் கூட அவர்கள் இணைத்திருக்கின்றார்கள். கோவையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஒரு முன்னேறிய ஒரு நகரமாக நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம். குறிப்பாக கோவை நகரத்திற்கு பல்வேறு திட்டங்களை நம்முடைய பெருமை மிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள். அதிலே ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வந்தே பாரத்தினுடைய அந்த ட்ரெயின் கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு போகக்கூடிய அந்த ரயிலானது பல்வேறு தரப்பு மக்களால் பெரும் பாராட்டுக்கு பெற்றக்கூடிய இருந்து கொண்டிருக்கிறது. आज जब पूरे देश में हर राज्य में कुछ अलग अलग जगहों पे स्पेशल इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसी में तमिलनाडु के एक रीजन को, पोलाची को भी एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कदम है वो निश्चित रूप से तमिलनाडु के विकास के लिए एक बड़ा आयाम जोड़ेगा। आज हम जब इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से कोयम्बटूर के इलाकों में हर प्रकार के टेक्सटाइल से लेकर छोटे छोटे एमएसएमई के कई प्रोजेक्ट्स आज भारत सरकार के सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं। और ये जब हम कहते हैं कि हम जॉब गिवर्स हैं, हम जॉब सीकर्स नहीं हैं, तो एमएसएमई के प्रोजेक्ट निश्चित रूप से नए रोजगार के सृजन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि स्वरोजगार की बात करने वाले ये देश
आज निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो स्टार्टअप योजना है उससे बहुत बड़ा माइलस्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का युवा बना रहा है। ऐसे समय में जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं वो रिफॉर्म्स हर सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात आती है तो इस राज्य को पिछली सरकारें जब थी यूपीए की तो पिछले 2004 से लेकर 14 के बीच में 10 वर्षों में जहां केंद्र का सहयोग मात्र आपके पूरे ग्रांट के रूप में आप देखते हैं तो मात्र करीब 1 लाख करोड़ मिला था, जबकि आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है तो करीब 6.5 लाख करोड़ रुपया की अधिक की राशि केंद्र सरकार के अनुशंसा से ग्रांट और विभिन्न सहयोग के माध्यम से यहाँ चलाई जा रही हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट मानती है कि हम विकास में कोई बेईमानी नहीं कर सकते। जहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, जहाँ हमारी सरकारें हैं, वहाँ भी हम उतना ही तीव्रता से काम करते हैं, और जहाँ हमारे भारत के लोग किसी भी कोने में रहते हैं वहाँ पर भी विकास का पैमाना एक बराबर होता है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इस दिशा के ओर संकेत करते हैं। குறிப்பாக கோவை பகுதியை மையமிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் துறையிலே பல்வேறு புரட்சிகளின் மூலமாக நம்முடைய அரசாங்கம் பல்வேறு சலுகைகளை கொடுத்திருக்கின்றது. அதுபோல சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை கொடுத்திருக்கின்றது என்று இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கனவு எப்பொழுதும் அவருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கும் வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் வேலையை மற்றவரிடத்திலே போய் கேட்கக்கூடிய நபராக இந்தியர்கள் இருக்கக்கூடாது, நாம் மற்றவர்களுக்கு வேலையை கொடுக்கக்கூடிய நபராக இந்தியா முன்னேற வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் நம்மை முன்னேறி இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். பொருளாதாரத்தில் புரட்சி, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கான முன்னேற்றம், குறிப்பாக நம்முடைய உள்நாட்டினுடைய கட்டமைப்புக்காக பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், புள்ளி விவரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், 2004 முதல் 2013 வரை இருக்கக்கூடிய யூபிஏ அரசாங்கம் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 1 லட்சம் கோடி மட்டும்தான் கொடுத்திருந்தார்கள். அதே 2014 இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 6.5 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுபோல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எப்பொழுதுமே நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால், எப்பொழுதுமே அது மக்களுக்கான ஒரு கூட்டணியாக நிச்சயமாக அமையப்பெறும். குறிப்பாக நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டிலே எந்த மூலையிலே இருந்தாலும் கூட அது மக்கள் நலனுக்காக மட்டுமே அது செயல்படும். जहां मोदी सरकार ने कोपरा के एमएसपी को बढ़ाकर 140% किया, ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किस प्रकार तमिलनाडु के लोगों के प्रति उनकी भावना है, यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के अन्य श्रमिकों के प्रति उनकी जो भावना है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हम तमिलनाडु के विकास में हर आयाम को जोड़ेंगे। और इस आंकड़ों को मैं कुछ और भी तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आज अगर हम मुद्रा लोन की बात करते हैं तो देश में अगर 52 करोड़ मुद्रा लोन मिले, जिसमें 6 करोड़ अकेले मुद्रा लोन के बेनिफिशियरी तमिलनाडु के रहे। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत में जहां पूरे देश में 36 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला, वहीं केवल तमिलनाडु में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। हम अगर गरीबों के आवास की बात करते हैं तो देश में अगर 12 करोड़ गरीबों के आवास का निर्माण का काम पूरा हुआ तो अकेले तमिलनाडु में करीब 90 लाख गरीबों के आवास बनाए गए। ये आंकड़े हर तरह से इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से तमिलनाडु की जनता के विकास में के लिए तत्पर है, संकल्पित है। பல்வேறு திட்டங்களில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார். குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான நேரடி மானியம்
அவருடைய வங்கி கணக்கில் கொண்டு போய் சேரக்கூடிய திட்டத்தில் எந்த இடர்பாடுகளும் இல்லாமல் அவர்கள் கொண்டு போய் திட்டத்தை அற்புதமாக செயல்படுத்தி இருக்கின்றார். புள்ளி விவரங்களோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அறிவித்திருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு 1 கோடி பயனாளிகள் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் அதில் பயன்பெற்று இருக்கின்றார்கள். அதுபோக வீடு கட்டக்கூடிய திட்டத்தில் தமிழகத்தில் மட்டுமே 90 லட்சம் வீடுகள் இங்கே தமிழகத்திற்கு கட்டப்பட்டு இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் அதிகப்படியான திட்டங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். சார், முத்ரா லோனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்திற்கு 6 லட்சம் முத்ரா லோன் கடன் திட்டங்களை அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள். आज जब हम लोग एक तरफ विकास की बातों को कर रहे हैं, आज जहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर को सुलूर में करीब 1.5 लाख की मदद से 1.5 लाख MSME की योजनाओं को यहां पर शुरू करने की योजना बनी है, तो निश्चित रूप से यहां के युवाओं को रोजगार का एक बेहतर अवसर मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसे संस्था का सेलम में अपना पहला LNG लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस का हब बनना निश्चित रूप से तमिलनाडु के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जहां एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पूरा प्रयास है कि हम विकास को आगे बढ़ाएं, पर दुर्भाग्य है कि यहाँ की राज्य सरकार करप्शन के विषय पे पूरे देश के रिकॉर्ड को तोड़ने में लगी है। और हम आज कह सकते हैं कि करप्शन जो एक ऐसा पर्यायवाची बना हुआ है कि जो डीएमके सरकार की पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि डीएमके का पर्यायवाची आज करप्शन हुआ है। कांग्रेस को करप्शन हम कहते थे, पर आज डीएमके उस पर्यायवाची के साथ खड़ा है और करप्शन एक एक संस्थानों में एक एक मंत्री और विधायक की आवाज़ से दिख रहा है। ऐसे समय में समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग हमारे भी सामने बैठा है, उनको निर्णय करना है कि एक तरफ पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां अनवरत विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, वहीं करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया। और यही कारण है पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार के एक भी मंत्री पर करप्शन का आरोप नहीं लगा, जबकि तमिलनाडु के कई मंत्री अभी जेल में हैं करप्शन के इश्यूज को लेकर। இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியினுடைய திட்டம் என்றாலே அது நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சான்றாகத்தான் நிச்சயமாக அமையும். குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தரக்கூடிய அந்த திட்டத்தை மூலமாக அமைந்திருக்கின்றது. நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வளர்ச்சி திட்டம் என்பது நம்ம அத்தனை பேர்த்துக்கும் தெரியும். லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத ஒரு ஆட்சியை நிச்சயமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய நீண்டகால கனவு. அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் லஞ்ச லாவண்யத்திலே அவர்கள் ஊறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து காங்கிரஸ் அரசாங்கம் கூட லஞ்சம் என்று சொன்னாலே இந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகமும் காங்கிரஸும் இணைந்ததுதான் லஞ்சம் லாவண்யம் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்கம் அமையப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கனவு இந்த சமுதாயம் லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய மோடி அவர்களுடைய கனவு. நம்ம அத்தனை பேர்த்துக்கு தெரியும், இந்த 11 ஆண்டுகளாக இந்தியாவிலேயே எங்கேயுமே எந்த இடத்திலையும் கூட லஞ்சம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி காண்பித்திருக்கின்றார் நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். कोंगू बेल्ट जो अपने उद्यमशीलता आत्मीयता के लिए जाना जाता था, आज लगातार अपनी उपेक्षा और सुरक्षा के लिए देश के मानचित्र पर नजर आ रहा है। लगातार महिलाओं के बीच में बढ़ते अपराध, युवाओं के बीच में नशा कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके के लिए एक चिंता का विषय है। और देश में जितनी भी सरकारें काम करती हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता में रखती हैं, पर दुर्भाग्य है तमिलनाडु की सरकार का कि बच्चियों के साथ स्कूल कॉलेज में हो रही घटनाओं पर भी कोई गंभीरता से कड़े निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इनकी संवेदनशीलता कैसी है, जो न युवाओं की चिंता कर रहा है और न महिलाओं की चिंता कर रहा है। समाज के दो इस वर्ग को जो अपने चिंता में नहीं जोड़कर केवल सत्ता के गलियारे में कैसे अपने बेटे को सत्ता सौंपी जाए,
इस खेल में लगे हुए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता से बाहर करने का। நம்முடைய கொங்கு பகுதி என்பது நம்ம அத்தனை பேருக்கு தெரியும், ஒரு முன்னேற்றத்திற்கான பகுதி. மற்ற பகுதிகளை விட தமிழகத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கொங்கு பகுதி முன்னேற்றத்துக்கான பகுதி. ஆனால் ஒரு துர்பாகியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், தொடர்ந்து நம்முடைய பகுதியில் பாதுகாப்பு, குறிப்பாக பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது. குறிப்பாக குழந்தைகள் மீது நடக்கக்கூடிய வன்முறைகள், அட்டூழியங்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக கல்லூரிகளிலே நாம் பார்க்கின்றோம், தொடர்ந்து அங்கே கல்லூரி மாணவிகள் மீது வன்முறை, அட்டூழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய பிரதமர் அவர்களுடைய கனவு எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி, அது பாதுகாப்பான சமுதாயமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்தியா முழுவதும் ஆசைப்படுகின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்திலே அதிக கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். அதையெல்லாம் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் இந்த மண்ணை விட்டு அகற்றப்பட வேண்டும் என்பது மட்டும் சர்வ நிச்சயமாக தெரிகின்றது. यहाँ की डीएमके सरकार न डेवलपमेंट समझती है और न डेवलपमेंट पे विश्वास करती है। यहाँ की जो संस्कृति है, जो अपनी भारत की संस्कृति और तमिलनाडु की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को भी लगातार कुठाराघात किया जाता रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने जिन तरह के शब्दों का, उनके पुत्र ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, वो हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन ये समय है कि जिसने सनातन को गालियां दी हो, उसको सजा देने का काम तमिलनाडु की जनता करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से कार्तिक दीपम पावन अवसर पर जो दीपोत्सव कार्यक्रम को रोकने का प्रयास यहाँ की सरकार ने किया और जिस प्रकार से न्यायालय का भी अपमान किया, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उन्होंने संविधान को तार तार किया है। और ये समय है कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति, तमिलनाडु की संस्कृति को जो चुनौती देने का काम किया है, सनातन की संस्कृति को जो चुनौती देने का काम किया है, वैसी सरकार को और उस सरकार के नुमाइंदों को भी सजा देने का वक्त आ गया है। मैं आप सबसे यहाँ पर आग्रह करने आया हूँ कि आपका व्यवसाय, आपके प्रोफेशनल्स वर्किंग आने वाले समय में इस तमिलनाडु को बनाने में काम आएंगे। भारत की सरकार हर वो मदद करने को तैयार है जिससे तमिलनाडु के एक एक घर में हम विकास की रोशनी जला पाएं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है एक ऐसी सरकार जो समाज के हर वर्ग को लेके चले, समाज में सम्मान का प्रतीक हो, महिलाओं के प्रति, युवाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा हो, और कहीं ना कहीं यहाँ के समाज जो किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, उन सब वर्गों को कैसे साथ लेके चलने का प्रयास हो, वो ऐसी सरकार बनानी है। முன்னேற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றார். குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியம், கலாச்சாரத்தின் மீது மிகுந்த அன்பும் பற்றும் பாசமும் வைத்திருக்கின்றார். இருந்தாலும் கூட இங்கே நடக்கக்கூடிய அட்டூழியங்கள், குறிப்பாக தமிழன் மீது நடக்கக்கூடிய அட்டூழியங்கள் மிகுந்த கவலை அளிக்கின்றது. இங்கே இருக்கக்கூடிய சில அமைச்சர்கள் பேசுகின்ற பேச்சு அருவருக்கத்தக்க பேச்சாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் மீதும், சனாதன தர்மத்தின் மீதும், நம்முடைய ஆன்மீகத்தின் மீதும் அவர்கள் மிகுந்த கொச்சையோடு அவர்கள் பேசி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சமீப காலமாக நம்முடைய திருப்பரங்குன்றத்திலே நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு அத்தனை பேர்த்துக்கும் தெரியும். அங்கே தீபத்தை ஏற்றச் சென்ற அத்தனை பேர்த்தின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி ஒரு உயிர் சேதம் கூட ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. அதனால நமக்கெல்லாம் ஒரு சவால் காத்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கம் அப்புறப்படுத்த வேண்டும், இந்த அரசாங்கம் தமிழகத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்ற சபதத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும். நம்முடைய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்திற்கு அதிகமாக அக்கறை செலுத்துகின்ற அரசாங்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக நல்ல சமுதாயம் உருவாக வேண்டும், நல்ல இளைஞர்கள் உருவாக வேண்டும், விவசாயிகளுக்கு நல்ல திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக பட்டியலின சகோதரர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் பாடுபட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். तो आइए हम सब मिलकर इस वंशवादी सरकार को उखाड़ फेंके और एक विकसित भारत के सपनों वाली सरकार
जो तमिलनाडु में भी बननी चाहिए, जो चेन्नई से जो आवाज़ निकले वो पूरी तरह से विकास के पैमाने पे हर गांव और कस्बे तक पहुंचे। तो इस विकसित सरकार बनाने के लिए एनडीए यानी वैसा गठबंधन जो विकास में अपना विश्वास करता है, और ये हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम आप सभी से उस प्रयास के लिए आग्रह करने आए हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो विकास के पैमाने पे तमिलनाडु को, लोगों को और तमिलनाडु की जनता को आगे लेके चले। एक विकसित तमिलनाडु कैसे बने जिसमें समाज के हर वर्ग के चिंता हो पाए, ऐसी सरकार बनाने का संकल्प करे। तो आप सबको इस अवसर पे मैं फिर से अपने तरफ से अभिवादन करता हूं कि आपने आज पूरे दिन एक इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाज के सब वर्गों से जो लोग आए हैं मैं उनका अभिवादन करता हूं, और यही आग्रह करता हूं कि चलिए अपने तमिलनाडु को, जो संस्कृति को तमिल काशी संगम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है पूरे देश को एकजुट करने का, विकास के पैमाने पे एक साथ चलने का, उसमें तमिलनाडु की जनता की भी भागीदारी रहे और हम सब मिलकर एक अच्छे विकसित तमिलनाडु की सपना को साकार करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बातों को भारत माता की जय, वेट्रिवल वीरवल कहते हुए समाप्त करता हूं। नो नंदरी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तमिल, जय भारत। இன்றைக்கு கோவையிலே இருந்து நாம் சொல்லுகின்ற இந்த உறக்கம் சொல்லுகின்ற இந்த குரலானது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இடங்களிலுமே ஒலிக்க வேண்டும். குறிப்பாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கூட கிடையாது. எல்லோருடனும் சேர்ந்து எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி என்பதுதான் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தாரக மந்திரம். அதே போல நல்ல அரசாங்கம் அமைய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சபதத்தை கூட இந்த நாளிலே நாம் சபதம் ஏற்க வேண்டும். இன்றைக்கு நாள் முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக உங்களை எல்லாம் இணைத்திருக்கின்றார்கள். அதற்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஒரு சபதமேற்று இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக செல்ல வேண்டும். வளர்ந்த பாரதத்திற்கு நாம் அத்தனை பேரும் நம்முடைய பங்களிப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோரிக்கையை கூட வைக்க விரும்புகின்றேன். பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய காசி தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலமாக தமிழை பல்வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் என்பதை கூட குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அதனாலே வாருங்கள் நண்பர்களே, வாருங்கள் சகோதர சகோதரிகளே, நாம் அத்தனை பேரும் இணைந்து தமிழகத்தை முன்னேற்றுவோம், நல்ல ஒரு இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லி நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।